हाँ 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 हाँ, यही मुरारी है। सर यही है, बोलिए। अरे नहीं नहीं, हमको लगा तुम उसी नंबर पे हो तो इसलिए तुमको फोन कर दिए थे, और कोई बात नहीं। अच्छा, अरे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही पूछ थे कि तुमसे ऐसे बात करने के लिए बस, और कोई बात नहीं। क्लास सही चल रहा है नहीं चल रहा, और कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए, क्लास क्लास ऑन कर लीजिए सर। तेरे वहां जोड़ शुरू कर। हाँ सर, ऐसा है कि 13 ज्वाइन हो चुके हैं, और ऐसा सुनिए, आज फिर ग्रामर ही पढ़िए क्योंकि बुक अभी अवेलेबल हुआ नहीं है। ठीक है, कल से बुक पढ़ाएंगे। तो कल हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, याद है ना? कल क्या पढ़ रहे थे, बोलिए। हाँ, कल वाला क्या करें? बिल्कुल भेज देंगे, जिनको चाहिए उनको भेज देंगे। क्या कैमरा तो ठीक है? हाँ, तो वो कौन कौन निकले हैं? 10 हैं। चलिए, कल बता रहे थे संधि, ठीक है। संधि में बताए थे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण आपस में मिलते हैं, और जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो कुछ उसमें रूप में बदलाव आता है, तो वही संधि हुई। उसके बाद संधि एक वर्ग है, पूछेगा कि क्या हुआ, तो संधि हुआ। दोनों वर्ण के बीच में क्या हुआ? संधि हुई। संधि मतलब एक दोस्ती भी होता है, मिलना भी होता है। तो दोनों वर्णों के बीच क्या हो गई? संधि हो गई। संधि तीन तरह के होते हैं। एक मैंने कहा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में बताए थे कि पहले भी स्वर हो, बाद में भी स्वर हो, स्वर प्लस स्वर, ये स्वर संधि है। व्यंजन संधि में पहले होना चाहिए व्यंजन, बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, ये व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में पहले होना चाहिए विसर्ग, बाद में स्वर या व्यंजन जो भी हो, उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, कल बताए थे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि। पहला भेद क्या है? बोलिए, आवाज दीजिए आप लोग। संधि। तो ये दीर्घ संधि क्या बताए थे? दीर्घ संधि का कहना है, इसका सूत्र बताए थे अका स्वर में दीर्घ। अका स्वर में दीर्घ, इसका मतलब हुआ कि यदि अ, आ, ई, ई, उ, उ के बाद कोई समान स्वर आवे। क्या आवे? क्या आवे? समान स्वर का मतलब हुआ कि ओ आ के बाद ओ आ ही आवे। ओके, यानी ओ प्लस ओ, या ओ प्लस आ, या आ प्लस ओ, या आ प्लस आ। ठीक है, यानी पहले है ओ, अब बाद में भी ओ या आ है। पहले है आ, अब बाद में भी ओ या आ है। पहली बात तो आपको मैंने कल भी कहा था कि ओ और आ दोनों सेम चीज है, दोनों सेम वर्ण है। तो ओ के बाद ओ आ यदि आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो इसको हमने लिखते हैं दीर्घ होने का मतलब हर स्थिति में आ होगा। ठीक है, इसी तरह से ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों सेम है, दोनों का नाम है ई। ई के बाद समान स्वर, समान स्वर मतलब ई ही, ई के बाद
फिर से ई आवे, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ई के बाद ई आएगा तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ ई होगा। ठीक है, इसी तरह से उ के बाद उ, यानी ह्रस्व उ के बाद ह्रस्व उ आवे, ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ आवे, ये दोनों से आंसर हो जाएगा दीर्घ उ। ओके, सभी देख रहे हैं ना? बिल्कुल बने रहिए, कंटिन्यू। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो आप देखिए, इधर दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हिम जोड़ आलय, हिमालय। क्या देखे? हिम में है अ, आलय में है आ, और आ दोनों मिल गया तो बन गया आ, हिमालय। तो देखिए क्या कहते हैं, अ के बाद आ गया, यानी सेम। अ के बाद आ गया तो सेम हुआ ना? अ और आ दोनों सेम होता है, और के बाद आ गया तो दोनों सेम हो गया, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया, यानी आ हो गया। फिर कुछ और एग्जांपल देखिए, कपी जोर इस, कपी में क्या है? ई। कौन सा ई है, ह्रस्व ई की दीर्घ ई? तो ई। और इसमें क्या है? ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर के क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ ई। क्या बनेगा? दीर्घ ई। दीर्घ ई कैसे बन रहा है? अब देखिए दोनों ही मिलकर दीर्घ बन गया, तो यहाँ दीर्घी का, और फिर 100 है, 100 हो गया। कपीस क्या हो गया? कपीस। कपी जोड़ इन, कपी का स्वामी, बंदरों का स्वामी, बानर राज। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, मुनि, मुनि जोड़ इंद्र, मुनि जोड़ इंद्र। मुनि में क्या है? ह्रस्व ई, इंद्र ई है, दोनों मिलकर के बन जाएंगे दीर्घ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ। मेरा हो जाएगा मुनि जोड़ इंद्र, क्या होगा आप लोग बताइए? मुनि, मुनि ये है, यहाँ पर हमेशा दीर्घ ई कार है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? जो आंसर आएगा उसमें दीर्घ ई कार होगा, उसमें ह्रस्व नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और लीजिए, साधु, साधु जोड़ उदय, साधु जोड़ उदय। साधु में क्या है? ह्रस्व उ। उदय में क्या है? ह्रस्व उ। दोनों उ मिल जाएगा दीर्घ उ, यानी यहाँ हो जाएगा साधु, यहाँ दीर्घ का साधुदय, साधुदय। ये आपका हो गया कौन सा संधि? दीर्घ संधि। ये स्वर संधि का पहला भेद। ठीक है, आप लोग लिखिए तो मैं लिखा रहा हूं, तो मिटा दीजिए। हाँ बोलो।
गए थे सब। दीर्घ संधि लिखिए तो आप लोग, यदि अ या आ, ई या ई तथा उ या उ के बाद कोई समान स्वर आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, लिखिए तो। अब आगे बढ़े। हाँ, दीर्घ संधि के बाद अब चलते हैं हम लोग गुण संधि। कौन सी संधि बोलिए? गुण संधि। हाँ दिए, सो उस समय तो दिए थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उतार लीजिए, लिखिए, लिख देते हैं, उतार लीजिए। हिम जोड़ आलय, अब सिर्फ उतारना है आप लोग को। हिमालय, मुनि जोड़ ईश, तो ठीक है ठीक है, यहाँ लिखे, दिख रहा है ये। मुनि जोड़ ईश, मुनीश, साधु जोड़ उदय, साधुदय। ठीक है। हाँ, अब लिखिए, अब है गुण संधि। कौन सी संधि बोलिए? एक साथ बोलिए सब कोई। गुण संधि, देखिए, हाँ गुण संधि। गुण संधि का फार्मूला है अवेग गुना अत एंग चौगुण संज्ञा स्यात्। यानी इसमें क्या होता है, ओ आ के बाद, किसके बाद? ओ, यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई
या ह्रस्व या दीर्घ आवे। मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, दिखा दे। हाँ हाँ, देखिए, गुण संधि, यदि आ के बाद या ई आवे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है। और फिर है कि यदि ओ या आ के बाद उ या उ आवे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। देखिए तो, हाँ देखिए, ओ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। और ओ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ आवे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यानी फाइनल कंक्लूजन उसका ये बना कि ओ आ, और उसके बाद अगर आप ह्रस्व ई चाहे दीर्घ ई जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर ए हो जाएगा। और इधर ओ आ है और इधर ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है।